Hello everyone, welcome back to another video. Today we're going to start a new chapter, that is chapter 4, Indian Freedom Movement and National Awakening in Assam. तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे और जैसे आप सबको पता है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली, गांधी जी, नेहरू जी और हज़ारों फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया, मूवमेंट्स किया और यही मूवमेंट्स को हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। लेकिन असम में क्या हो रहा था? असम के लोगों में भी धीरे धीरे एक नेशनल अवेकनिंग होने लगी। उन्होंने भी अपनी भाषा, कल्चर और राइट्स को बचाने के लिए आवाज़ उठाई और फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे असम का लैंग्वेज मूवमेंट, सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ लोगों ने असम में नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया और असम का रोल भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना इम्पोर्टेंट था। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको एग्ज़ाम में भी परफेक्ट आंसर लिखने में हेल्प मिले और आपको असम का ग्लोरियस कंट्रीब्यूशन भी समझ आए। तो चलो शुरू करते हैं। ग्रोथ ऑफ असमीज नेशनलिज्म। अब देखो, नेशनलिज्म इस वर्ड का क्या मतलब होता है। नेशनलिज्म यानी हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रवाद। ये एक ऐसा फीलिंग या एक ऐसा इमोशन है जहाँ लोग अपने देश से प्यार, अपनी पहचान और अपने कल्चर और भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत मायने देते हैं। इसका मतलब होता है कि लोग एक नेशन के रूप में एकजुट होते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और दूसरे रूल या ऑपरेशन को अपोज करते हैं। मतलब ये हमारी ज़मीन है, ये हमारे टेरिटरीज़ है और कोई बाहर वाला आके हमें यहाँ पे शासन नहीं कर सकता। दैट इज़ नेशनलिज्म। ठीक उसी तरह असमीज़ नेशनलिज्म का मतलब होता है कि असमीज़ लोगों में भी एक ऐसा भावना, एक ऐसा इमोशन कि असमीज़ लोगों का भी अलग पहचान है, उनकी भाषा, कल्चर और इतिहास को बचाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ब्रिटिश रूल या दूसरे रूल के समय अपनी भाषा और कल्चर को बचाने के लिए आवाज़ उठाई और यही है असमीज़ नेशनलिज्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद रखो, फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर कब हुआ था? 1825 में। इस वॉर के बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने बर्मीज को असम से भगा दिया और यानडाबू ट्रीटी साइन हुई 24 फैब 1826 को। अब एंग्लो बर्मिज वॉर मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा, जो आज म्यांमार है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच लड़ाई हुई थी, उसी को एंग्लो बर्मिज वॉर कहते हैं। और पहला एंग्लो बर्मिज वॉर 1824 टू 1826 में हुआ था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हुई ये लड़ाई। तो बर्मा ने असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। ब्रिटिश को लगा अगर बर्मा नॉर्थ ईस्ट में रहेगा तो उनके ट्रेड और राज्य पे खतरा होगा, तो इसलिए ब्रिटिश ने बर्मा के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। बर्मा हार गया और यानडाबू ट्रीटी साइन हुई 1826 में। इसके बाद असम ब्रिटिश रूल में आ गया। यही से असम में ब्रिटिश राज का प्रॉपर शुरुआत हुआ। और इस ट्रीटी का मेन रिजल्ट क्या था? असम का पॉलिटिकल एनेक्सेशन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम को अपने टेरिटरीज में मिला लिया था। फिर क्या हुआ? 1857 में सिपाही म्यूटनी हुई, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। उसके बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 आई, जिसके बाद पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चला गया। इसका मतलब 1826 से 1858 का समय असम में क्या कहलाता है? कंपनी राज। तो कंपनी राज के बाद असम में कई बदलाव भी आए। ब्रिटिश ने असम में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बहुत बदलाव किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन। और इंग्लिश एजुकेशन के इंट्रोडक्शन से इंडियन सोसाइटी में दो तरह के इम्पैक्ट पड़े। एक तरफ पढ़े लिखे लोगों ने अपनी ही सोसाइटी और ट्रेडिशंस को क्रिटिकली क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, जैसे क्या हमारी पुरानी रीतियाँ सही है, क्या हम सुधार सकते हैं, क्या हम अपने सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, क्या हम अपने प्रॉब्लमेटिक ट्रेडिशंस में बदलाव ला सकते हैं। ऐसे क्रिटिकली क्वेश्चन करना स्टार्ट किया एडुकेटेड इंडिजिनियस क्लास ने। और दूसरी तरफ यही एजुकेशन ने लोगों में नेशनल अवेयरनेस जगाया। लोग समझने लगे कि हमें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट अब खड़ा होना चाहिए। और जब दूसरे हिस्सों में नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी, वैसे ही 19वीं सेंचुरी के एंड तक असम में भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठने लगी। कैसे? कई लोगों ने अपने राइटिंग्स में ब्रिटिश रूल की क्रिटिसिज्म लिखना शुरू किया। उन्होंने लोगों में नेशनलिज्म का फीलिंग जगाया। एग्जाम्पल, आपको पता है उस समय बहुत से न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और बुक्स लिखी गई थी जिससे लोगों को जागरूक बनाया गया। तो देखो, उसके बाद क्या होता है कि कई सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस बनी। Several socio-cultural organizations were formed
जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स और एस्पिरेशंस को सामने लाती थी। जैसे हमारे आसाम में अखम साहित्य सभा जैसे संस्थाएं बनी जो एसमीज कल्चर, भाषा और लोगों की आवाज़ को उठाती थी। तो अब मूविंग फॉरवर्ड वी हैव असमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा। तो 19th सेंचुरी के बीच तक असम में एक नई एडुकेटेड एसमीज मिडिल क्लास उभर के आई थी। ये नए पढ़े लिखे लोगों में नेशनल अवेयरनेस भी बढ़ रहा था। इस अवेयरनेस की वजह से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। उनमें से सबसे पहला इम्पोर्टेंट एसोसिएशन था ज्ञान प्रदायिनी सभा, जो 1857 में आनंदराम धेकियाल फुकन और गुनावीराम बरुआ ने बनाया। तो आनंदराम धेकियाल फुकन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे असमीज भाषा के। उन्होंने 1836 में जब ब्रिटिश ने असमीज स्कूल्स, ऑफिसेज और कोर्ट्स में बंगाली लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, तब इसका सख्त विरोध किया। कब? 1836 में। उस समय अखबारों में बहुत तेज़ डिबेट हुई थी कि असमीज लैंग्वेज को वापस कैसे लाएं स्कूल्स और ऑफिसेज में, और इसको एक इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल भाषा का दर्जा कैसे दिया जाए। ये पूरे लैंग्वेज मूवमेंट में असम में एक कल्चरल रीजनरेशन यानी एक सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत हुई। 1873 तक असमीज लैंग्वेज को दोबारा स्कूल्स और ऑफिसेज में वापस लाना सफल हुआ। इस प्रोसेस में लैंग्वेज असमीज नेशनलिज्म का एक सिंबल बन गया, यानी असमीज आइडेंटिटी भाषा से जुड़ी हुई थी। अब देखो, कलकत्ता में उस समय असम के स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा एक्टिव हुए। वहाँ उन्होंने नए नए एसोसिएशंस बनाए जो असमीज लैंग्वेज और लिटरेचर को सुधार सके। और पहली ऐसी नोन एसोसिएशन थी असमीज लिटरेरी सोसाइटी, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1872। और ये असमीज लिटरेरी सोसाइटी बनी थी देवी चरण बरुआ और गंगा गोविंद फुकन की लीडरशिप में। ऑफिशियली इसका ऑब्जेक्टिव लिटरेरी था, यानी इसका ऑब्जेक्टिव था लिटरेचर को बढ़ावा देना, पर ये पॉलिटिकल रोल भी प्ले करते थे। 1872 में इसी सोसाइटी के दो बड़े मेंबर्स जगन्नाथ बरुआ और मानिक चंद्र बरुआ ने लॉर्ड नॉर्थब्रुक को, वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक, एक मेमोरेंडम दिया और अपील की कि असम के नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए और असम को बंगाल से रेलवे लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाए। और ये सोसाइटी, दैट इज़ असमीज लिटरेरी सोसाइटी, 1885 तक एक्टिव रही। उसके बाद जब बंगाली प्रेस में असमीज लैंग्वेज पर और अटैक होने लगे, तब कलकत्ता में पढ़ने वाले असमीज स्टूडेंट्स को लगा कि एक और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो असमीज लैंग्वेज और लिटरेचर को और मजबूत बनाए। इसलिए 1888 में अखमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा बनी और ये स्टूडेंट्स की लीडरशिप में बने, जैसे हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, कनकलाल बरुआ, रामाकांत बरकाकोटी, चंद्र कुमार अग्रवाला, ये सभी असमीज लिटरेचर के स्टॉलवर्ड्स बने। ये सभा सिर्फ एक लिटरेरी सोसाइटी यानी लिटरेरी समिति नहीं थी, इसने असमीज लोगों में यूनिटी और एक नेशनल अवेयरनेस भी जगाई। इस सभा ने डिसाइड किया कि असमीज लैंग्वेज को एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस दिया जाए, इसलिए इन्होंने स्कूल्स में एक करेक्ट और स्टैंडर्ड ग्रामर सिस्टम को लागू करने की इनिशिएटिव लिया। एक और इम्पॉर्टेंट काम ये था कि असम का एक सोशल हिस्ट्री लिखा जाए और संस्कृत के इम्पॉर्टेंट काम असमीज में ट्रांसलेट किए जाए ताकि लोगों तक पहुँचे। इसी सभा के एफर्ट से ही गवर्नमेंट ने हेमचंद्र बरुआ के सबसे बड़े काम हेमकोश, जो पहला असमीज डिक्शनरी था, तो हेमकोश को पब्लिश करवाया। और ये सभा रेगुलर स्कॉलरली डिस्कशंस भी रखती थी असम की हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर और लैंग्वेज के ऊपर। इसके मेंबर्स ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम में इसके ब्रांचेस खोलने का भी प्लान बनाया। जो स्टूडेंट्स कलकत्ता से पढ़ाई करके वापस आए, वो अपने अपने शहरों में इसके ब्रांचेस बनाने लगे, जैसे कोहिमा, तेजपुर, डिब्रूगढ़, शिवसागर, नौगांव, कोलाघाट, बरपेटा, ग्वालपारा, जोरहाट एंड गुवाहाटी। इस सभा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसका जर्नल जोनाकी, जो असमीज लिटरेचर में एक नई एरा लेकर आया। जोनाकी ने नए राइटर्स, कविता और नेशनलिज्म को जन्म दिया और असमीज लिटरेचर को अपने सबसे बड़े सफलता के पीक तक ले गया। अब देखते हैं जोनाकी एज। जोनाकी द माउथपीस ऑफ अखमिया भाषा उन्नति साधिनी सभा। तो माउथपीस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को पब्लिश करने वाला एक मैगजीन। तो जोनाकी था ABUSS का मैगजीन, माउथपीस। तो असम के लिटरेरी और कल्चरल रीजनरेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जोनाकी ने। ये जो कल्चरल और लिटरेरी रेनेसा असम में हुआ था, उसकी शुरुआत अरुणोदय नाम के पत्रिका से हुई थी।
अरुणोदय फर्स्ट एसमीज मैगजीन था जिसने लोगों में नई सोच और लैंग्वेज के प्रति अवेयरनेस लाई थी। अरुणोदय से शुरू हुआ पुनर्जागरण जोनाकी के पेजेस में आकर अपने पीक पर पहुंच गया। जोनाकी का पहला एडिटर चंद्र कुमार अग्रवाला थे जोनाकी का पहला एडिटर, जो खुद एक महान पोएट और राइटर थे। जोनाकी के माध्यम से नए नए टैलेंटेड असमीज राइटर्स सामने आए जो असम के इंटेलिजेंसिया यानी एडुकेटेड समुदाय में नए विचार भरते रहे। तो चंद्र कुमार अग्रवाला ने जब जोनाकी का पहला इशू निकाला तभी क्लियर कर दिया था कि जोनाकी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगा, यानी ब्रिटिश रूलर्स की पॉलिटिक्स पर डायरेक्ट कमेंट्स नहीं करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं था कि जोनाकी नेशनलिज्म से दूर था। जोनाकी के आर्टिकल्स और कविताएं हमेशा ऑथर्स के नेशनलिस्टिक थॉट्स को ही रिफ्लेक्ट करती थी। जोनाकी के पेजेस में एक बार बार आने वाला थीम था आसाम के अपने कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का गिरना, यानी ब्रिटिश एनेक्सेशन के बाद कैसे आसाम का लोकल कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ की धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी उस बारे में। और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का आइडिया भी बहुत उभर के आया। तो कनकलाल बरुआ और कमलाकांत भट्टाचार्य जैसे बड़े राइटर्स ने आसाम की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बारे में अक्सर लिखा और लोगों से अपील किया कि आसाम को इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए अवेयर होना चाहिए। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के लिखे काव्य जैसे मोर देश, आसाम संगीत, बिन बोरागी और अंबिका गिरी राय चौधरी के राइटिंग्स ने आसाम में नेशनलिज्म को लोगों के बीच पॉपुलर बनाया। इस तरह जोनाकी ने आसाम में कल्चरल और सोशल कॉन्शियसनेस फिर से जिंदा किया और नए जनरेशन को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी पर प्राउड होना सिखाया। सो बेसिकली जोनाकी एक मैगजीन थी, पर उसका काम सिर्फ लिटरेचर पब्लिश करना नहीं था। उसने असमीज लैंग्वेज को एक नए लेवल पर ले जाकर नेशनलिज्म, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस और कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत किया। इसने पॉलिटिक्स से दूर रहकर भी एक पूरे समाज में नेशनलिस्ट भावना भर दी थी। यही रीज़न है कि जोनाकी को असमीज रेनेजा का पीक माना जाता है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव आसाम छात्र सम्मेलन। आसाम छात्र सम्मेलन भी आसाम के नेशनल अवेयरनेस को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन था जो असमी स्टूडेंट्स में यूनिटी और सोशल अवेयरनेस लाने के लिए बना। इसका पहला सेशन 25 दिसंबर 1916 को गुवाहाटी में हुआ और इसका प्रेसिडेंट लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ थे, जो असमीज लिटरेचर के एक महान व्यक्ति थे। फाउंडर सेक्रेटरी चंद्रनाथ शर्मा थे। सम्मेलन का मेन ऑब्जेक्टिव था अपनी मदर टंग दैट इज़ असमीज, तो असमीज लैंग्वेज को सुधारना, डेवलप करना और उसका रक्षा करना ही मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा असम के स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के बीच व्यूज़ एक्सचेंज करवाना भी इसका ऑब्जेक्टिव था। शुरुआत में सम्मेलन ने पॉलिटिक्स से दूर रहने की पॉलिसी बनाई थी और बहुत से लीडर स्टूडेंट्स के नेशनल पॉलिटिक्स में भाग लेने को सपोर्ट करते थे। इसलिए ये खुद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, पर इसने असमी स्टूडेंट्स में एक पॉलिटिकली कॉन्शियस ग्रुप को तैयार किया जो बाद में नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगे। हर साल के सेशंस में एजुकेशन, पॉलिटिक्स और लिटरेचर के बड़े बड़े लोग आते थे, जैसे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे एंड कृष्णकांत हंडिकोय। इस सम्मेलन का अपना माउथपीस था मिलन। तो आसाम छात्र सम्मेलन का माउथपीस का नाम याद रखना, दैट इज मिलन। और ये मैगजीन स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाती थी। आसाम छात्र सम्मेलन ने आसाम की एजुकेशन, कल्चर, लिटरेचर और नेशनल अवेयरनेस को बढ़ावा देने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया। लेट्स मूव ऑन टू रायत सभा। तो दूसरी तरफ रायत सभा का कॉन्सेप्ट असम में 19th सेंचुरी के एंड में आया। रायत का मतलब होता है किसान। तेजपुर रायत सभा दरंग डिस्ट्रिक्ट में और नौगांव रायत सभा नौगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो दीज वर एस्टेब्लिश्ड ताकि किसानों की प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। इसमें नए मिडिल क्लास के लोग जैसे लक्ष्मीकांत बोरकाकोटी, हरिबिलास अग्रवाला, लंबोदर बोरा, भवानी चरण भट्टाचार्य ने बड़े रोल प्ले किया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के नए लैंड सेटलमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। रायत सभा ने डिमांड किया कि ग्रेजिंग टैक्स के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, हटा दिया जाए, लैंड टैक्स कम हो और ईस्ट बंगाल से आने वाले माइग्रेंट्स को रोका जाए क्योंकि वो लोकल किसानों की ज़मीन पर प्रेशर बना रहे थे। हालांकि 1893 to 94 के पेजेंट मूवमेंट जो रंगिया, लाचिमा, सरथेबारी और पथारू घाट में लैंड टैक्स बढ़ाने के खिलाफ हुआ था, उसमें रायत सभा का रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था।
पर बाद में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ 1930 टू 34, तो रायत सभा को फिर से बनाया गया आसाम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के अंदर। कांग्रेस के लीडर्स ने रायत सभा के माध्यम से किसानों को मोबिलाइज करना शुरू किया। सिपसागर और दरंग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में नए रायत सभा बने। 9 द्वार और 6 द्वार के रायत सभा 1930 से 1939 के बीच बहुत मजबूत थे। इस दौरान रायत सभा की सबसे बड़ी डिमांड थी कि लैंड टैक्स को 50% तक कम किया जाए। सभी रायत सभा को एक कॉमन गोल देने के लिए एक सेंट्रल कमिटी भी बनी। क्या थी ये सेंट्रल कमिटी? ऑल असम रायत सभा, जिसका पहला सेशन जोरहाट के तिलिकियाम में 8 अप्रैल 1933 को कांग्रेस लीडर नबीन चंद्र बोरदोलोई के लीडरशिप में हुआ। दूसरा सेशन हुआ देरगांव में, जहां लगभग 3000 पेजेंट्स आए। 1934 से 1939 के बीच लगभग 300 रायत सभाज असम के अलग अलग हिस्सों में बन गए, पर धीरे धीरे 1940 के एंड तक रायत सभा कमज़ोर पड़ने लगे और अक्सर प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ में मर्ज हो गए। अब आते हैं आहूम सभा पे। आहूम सभा को 1893 में पद्मनाथ गोहाई बरुआ ने बनाया था। इसका पहला सेशन सिपसागर में हुआ था। और कब? 1893 में। सभा का एक पहला काम था एंटी ओपियम कैंपेन चलाना, यानी अफीम के खिलाफ अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि उस समय बहुत लोग अफीम के नशे में डूब रहे थे, जो ब्रिटिश ने ही प्रचलित किया था। आहूम सभा का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में आहूम लोगों को कुछ स्पेशल राइट्स मिल सके और आहूम समाज का अपना ट्रेडिशनल धर्म, लैंग्वेज और सामाजिक परंपरा फिर से जीवित हो, ताकि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बची रहे। इसके अलावा सभा ने ये भी डिमांड किया कि आहूम लोगों को एक सेपरेट कम्युनिटी माना जाए, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेस पर, मतलब उनको भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जैसे जॉब्स और एजुकेशनल मामलों में। 1910 में इसका नाम बदलकर आहूम एसोसिएशन रखा गया और ये और भी पॉलिटिकल हो गया। एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डिमांड थी कि आहूम कम्युनिटी को एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के रूप में माना जाए और असेंबली में उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाए और सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जाए। ये एसोसिएशन 1930s और 40s में लगातार इस गोल पर काम करता रहा, पर 1941 में एसोसिएशन में ही कुछ इंटरनल डिवीजन हो गए। कुछ लोग नेशनल कांग्रेस से इंस्पायर होकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेशनलिस्ट आहूम एसोसिएशन। धीरे धीरे ये कमज़ोर पड़ गया और 1950 तक इसका प्रभाव बहुत कम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जोरहाट सार्वजनिक सभा। तो जोरहाट सार्वजनिक सभा को 1884 में जगन्नाथ बरुआ ने जोरहाट में बनाया था। ये आसाम के पॉलिटिकल एसोसिएशन के इतिहास में एक लैंडमार्क था, यानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम। इस सभा के पहले प्रेसिडेंट थे राजा नरनारायण सिम्हा और जगन्नाथ बरुआ सेक्रेटरी बने। बरुआ ने जब प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में पढ़ाई की, तब वहाँ के आत्मीय सभा, पेट्रियट्स एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर हुए। उन्होंने सोचा कि आसाम में भी ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो लोगों के दुख सुख, एस्पिरेशंस, ग्रीवांसेस को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाए और सरकार पर दबाव डाले कि वो आसाम के डेवलपमेंट के लिए काम करे। इसलिए जोरहाट सार्वजनिक सभा के मेन गोल्स थे लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना, लोगों की जो भी एस्पिरेशंस हो सरकार तक पहुंचाना, सरकार की पॉलिसीज़ को लोगों में समझाना और लोगों की हालत सुधारना। ये 3 थे जोरहाट सार्वजनिक सभा के चीफ ऑब्जेक्टिव्स। हालांकि सभा ने कभी भी गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, पर जब गलत पॉलिसीज़ थी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। जैसे सभा ने आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 के खिलाफ आवाज़ उठाया। 1892 टू 93 में जब रायट्स ने यानी किसान ने रेवेन्यू बढ़ाने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तब सभा ने उनका सपोर्ट किया। और 1893 में सभा ने रॉयल कमीशन ऑन ओपियम को मेमोरेंडम दिया कि असम में धीरे धीरे अफीम यानी ओपियम बंद हो। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन होने वाला था, तो सभा ने इसके खिलाफ भी स्टैंड लिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर असम को ईस्ट बंगाल के साथ मिला दिया गया तो असम का पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। पर जब असम के चीफ कमिश्नर बैमफाइल्ड फुलर 1 नवंबर 1905 को गुवाहाटी आए और बताया कि बंगाल पार्टीशन से असम को फ़ायदा होगा, तो मानिक चंद्र बरुआ
असम एसोसिएशन के सेक्रेटरी, और जगन्नाथ बरुआ जोरहाट सार्वजनिक सभा के प्रेसिडेंट को इन दोनों को भी लगने लगा कि शायद फ़ायदा हो सकता है पार्टीशन से, इसलिए उन्होंने एंटी पार्टीशन स्टैंड छोड़ दिया। पर फिर भी सभा ने ये डिमांड रखा कि असमीज लोगों के इंटरेस्ट की रक्षा हो और नए प्रोविंस में उनके लिए कुछ जॉब्स रिजर्व होनी चाहिए। जब जगन्नाथ बरुआ का डेथ हुआ तो सभा धीरे धीरे कमज़ोर हो गया और 1921 तक ही चल पाया। तो बस आज के लिए यही तक। असमीज नेशनलिज्म का ग्रोथ और जोरहाट सार्वजनिक सभा तक हमने देखा कि आसाम के लोगों ने कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज किया एक बड़े कॉज के लिए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में हम आसाम एसोसिएशन, आसाम में स्वदेशी मूवमेंट और कैसे हमारे लीडर्स ने नेशनल अवेकनिंग को आगे बढ़ाया, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, क्योंकि अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।